तो अब हम लोग को यह प्रश्न उठता है कि आखिर संघीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाएगी। भाई मान लीजिए प्रश्न कुछ कथन कारण में ऐसे लिख दे कि संघीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाया गया। संघीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाया गया, मान लीजिए तो संघीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाया गया या भारत में अपनाने के पीछे कौन से कारण है। मान लीजिए ऐसे 4 आंसर बना दिया कि कौन सा कारण नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल तथ्यात्मक प्रश्न नहीं ना आता है, यूपी वाला तो तथ्यात्मक पूछता है लेकिन आईएएस में तो तथ्यात्मक ज्यादा आता नहीं। अब लेकिन अब समस्या यह है कि अब आईएएस पीसीएस का अलग अलग तो कोर्स होता नहीं है। अब मान लीजिए अब यूपी वाला भी कुछ क्वेश्चन ढंग का पूछना शुरू कर दिया है, बिहार में भी ढंग का क्वेश्चन इस बार मैं देख रहा था आया था, तब इसके लिए अलग तैयारी थोड़ी ना होगी। देखिए पहला चीज तो यह है कि आप देखते हैं कि भारत बड़ा भूभाग रखता है, ज्यादा विविधता रखता है। तो जब भूभाग बड़ा रखेगा, ज्यादा विविधता रखेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार बनेगा और राज्य सरकार बनेगा। तो जो प्रांतीय सरकार बनेगा वह कम से कम अपना जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो अपना उसको बनाए रख सकता है, स्वायत्ता। भाई हमें कहते हैं कि प्रांतीय सरकार को या राज्य सरकार को हम लोग कुछ शक्ति देते हैं, तो जब कुछ शक्ति देते हैं तो ऐसी दिशा में जो है अपनी स्वायत्ता वो बनाए रख सकता है। और स्वायत्ता बनाकर कहीं ना कहीं जो है वो अपना रीति रिवाज परंपरा को, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है तो उत्तराखंड अलग राज्य इसीलिए तो बनाया गया, या झारखंड राज्य इसीलिए तो बनाया गया कि वो अपनी स्वायत्ता भी बनाए रख सके। तो इसका मतलब कि पहला चीज क्या हुआ, नंबर 1 भारत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रखता है जिसका व्यवस्थित शासन करने के लिए। दूसरा बात देखिए, अभी जैसे बताया कि भाई विविधता है, तो विविधता है तो ऐसी दिशा में संघीय व्यवस्था को अपना कर जो है वह स्वायत्ता बनाए रखा जा सकता था, या विविधता का संरक्षण हो सकता था। जो डाइवर्सिटी है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 2 विविधतावादी देश है जहां संघीय व्यवस्था अपना कर स्वायत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ ऐतिहासिक कारक भी है। ऐतिहासिक कारक का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि आजादी के पहले बहुत सारी देशी रियासतें थी, 563 जो है देशी रियासतें थी। तो 563 देशी रियासतें थी। आप जानते हैं कि जब पटेल साहब देशी रियासतों को मिला रहे थे तो पटेल साहब ने यह आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपका क्षेत्र जो है वह विशेष बना रहे। तो अब देशी रियासतों से जो हम लोगों ने वादा किया था, मान लीजिए देशी रियासत के राजा थे तो उन राजाओं ने कहा कि भाई हम लोग भारत में मिल रहे हैं, फिर हम लोग को क्या मिलेगा। चलिए आपने कह दिया कि पेंशन दे देंगे, चलिए मान लिया, लेकिन हम लोग राजपाट करने वाले लोग हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो आप जानते हैं इसीलिए संसदीय व्यवस्था अपनाकर उन लोगों को राज्यपाल बना दिया गया, जिससे वो लोग राज्यपाल बन भी जाएं और ज्यादा अधिकार भी ना मिले। और फिर दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था बनाया गया जिससे राज्यपाल की व्यवस्था हर राज्य में हो सके। और उस समय उन लोगों को संतुष्ट करना जरूरी था, क्योंकि भाई कहा गया था ना माउंटबेटन योजना में, आप लोग पढ़ते होंगे 1947 का जो अधिनियम है, कि या तो देशी रियासतें भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में शामिल हो। तो मान लीजिए कुछ हम लोग ज्यादा इधर उधर करते, पाकिस्तान चले जाते तो इसके कारण भी हम लोग को लगा कि देशी रियासतों को जो है भारत में जोड़े रखने के लिए संघीय व्यवस्था ही बहुत अच्छी व्यवस्था है, कि संघीय व्यवस्था के साथ संसदीय व्यवस्था अपना लेंगे और उन लोगों को राज्यपाल बना देंगे। अरे 10 साल 5 साल राज्यपाल बने रहेंगे, उसका धीरे धीरे उनका पद समाप्त हो जाएगा जब सामान्य मसला हो जाएगा। तो नंबर 3 देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए इसी प्रकार देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग क्या जब 1935 का अधिनियम आया और 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में चुनाव होता है, तो जब 1937 में चुनाव हुआ तो आपको ध्यान होगा कि उस समय जो है प्रांतों में सरकारें बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो प्रांतों में जो सरकार बनी थी तो उस समय हम लोग आप देख रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ, और 1937 में चुनाव हुआ और जब हम लोग का पहला चुनाव हो रहा है तो 1937 से लेकर और एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान लागू होने तक, भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, तो 1937 से 26 जनवरी 1950 तक जो है 1935 का अधिनियम चलता रहा। तो अब लंबे समय तक जनता भी जो है इसकी अभ्यस्त हो गई थी, वही प्रांतों में सरकार है, प्रांतों में मुख्यमंत्री है। इस तरह से हम लोग को लगा कि जो व्यवस्था चल रहा है उसी व्यवस्था से हम लोग को चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए नई दिल्ली जाने के 50 रास्ते हैं दिल्ली में, लेकिन मान लीजिए कभी ट्रेन लेट हो रहा है या मान लीजिए 1 घंटा समय है,
अब मैं किसी एक ही रास्ते से जा रहा हूं जहां से मैं 40-45 मिनट में पहुंच जाता हूं, तो फिर समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उसी रास्ते से सीधा जाएगा जिससे हमेशा जाता रहा है। और ज्यादा समझदार व्यक्ति गूगल के चक्कर में पड़ जाएगा और कहीं गली वली में गूगल ले आके घुसा देगा, हो गया। तो मान लीजिए आप देखते हैं कि यहां पर भारतीय जनता को ये लगा, संविधान निर्माताओं क्यों संविधान निर्माताओं को ये लगा कि हम लोगों को जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो व्यवस्था चल रहा है, जिस व्यवस्था की जनता अभ्यस्त है, चुपचाप उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट, 1937 के चुनाव के बाद 1937 के चुनाव के बाद लंबे समय तक शासन व्यवस्था चलता रहा जिसकी जनता अभ्यस्त थी। देखिए व्यवहारिक पहलू भी था। व्यवहारिक पहलू यह है कि देशी रियासतों में जो है, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक पॉलिसी है, या मान लीजिए वहां पर जो अर्थव्यवस्था चल रहा था या जो भूमि व्यवस्था चल रहा था, तो आप जानते हैं कि सब रियासतों का कुछ अलग अलग व्यवस्था था। लंबे समय तक शासन चलता रहा, बस इतना ही लिख दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूं वो थोड़े ना एग्जाम में लिखेगा, वो तो लिखेगा अपने मन से ना। तभी तो मैं पहले दिन आते ही बोला था आपको कि पीठी पढ़िए, रटिए उठिएगा मत, समझिए। 2-4 तथ्य नहीं याद होगा उससे बनना बिगड़ना नहीं है। क्योंकि आप लोग पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, इसलिए हम कुछ तथ्यात्मक पेपर में दिया करेंगे, उसको भी सकारात्मक लेना है। उसको ये नहीं जानते इतना तथ्य पूछ देते हैं ना, उल्टा सीधा गलत हो जाता है। भाई जब पीसीएस देना है, आपको बिहार देना है, यूपी देना है, चाहे मान लीजिए उत्तराखंड देना है, राजस्थान देना है, तो वहां पर तो फैक्ट पूछेगा। फैक्ट पूछेगा तो उसी में कुछ फैक्ट भी हम देते रहेंगे, उसी बहाने याद हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है, जो देशी रियासतों में जो कानून व्यवस्था था, जो अर्थव्यवस्था था, जो भूमि व्यवस्था था, वो अलग अलग चल रहा था। तो हम लोग को लगा कि यदि हम संघीय व्यवस्था अपनाएंगे और कानून व्यवस्था हुआ, भूमि हुआ, इन सब विषयों को हम राज्य सूची में रख देंगे, तो राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बना लेंगी और इस तरह से संतुष्ट रहेंगी। भाई अभी भी देखा जाए तो भूमि किस सूची का विषय है, राज्य सूची। मान लीजिए कानून व्यवस्था राज्य सूची। तो आप देखते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था सब अलग अलग चल रहा था। तो हम लोग को लगा कि यदि हम लोग ऐसा कर लेंगे, संघीय व्यवस्था अपनाएंगे, तो राज्य अपने हिसाब से संतुष्ट हो सकते हैं ना। अगला पॉइंट, व्यवहारिक कारणों जैसे भूमि, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का स्वरूप अलग अलग था। भाई देखिए, भाई नेहरू रिपोर्ट में भी तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था, उसमें भी तो संघीय व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी। ये बताइए कि जब संविधान बन रहा था तो फिर आलोचना न होने पाए कि जिस चीज की आप मांग कर रहे थे, अब वही काम यदि कर दिया गया, यदि वो काम नहीं किया जाएगा तो फिर अंतर्द्वंद हो जाएगा ना। जैसे नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की मांग की गई, संविधान में मूल अधिकार लिख दिया गया। हमें कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में जो है संघीय व्यवस्था की मांग की गई थी, इसलिए हम लोग को लगा कि संघीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक दबाव भी था। अगला पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संघीय व्यवस्था की मांग की गई थी। संघीय व्यवस्था की मांग की गई थी। देखिए, जैसे आगे भी पढ़ाऊंगा, ये संविधान सभा है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। सीधे जनता ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तो किया नहीं था। इसका मतलब कि आपने विधानसभा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। तो विधानसभा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब कि राज्यों को अधिकार देना पड़ेगा। तो जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाने की बात की गई थी, उसका भी दबाव था, क्योंकि आपने यदि डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव नहीं किया संविधान सभा का, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया, तो यह भी तो एक प्रेशर था कि आपने विधानसभा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, विधानसभा की शक्ति को स्वीकार कर लिया। यदि संघीय व्यवस्था नहीं अपनाते तो विधानसभा को शक्ति कैसे मिलती। अगला पॉइंट, संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। अब जैसे चलिए, अभी जो नेपाल का नया संविधान बना है तो वहां पर संघीय व्यवस्था है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए
जैसे केसी वियर साहब हैं, तो केसी वियर साहब ने जो है, जैसे मैं अभी बताया था केसी वियर, तो केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा? अर्धसंघी। अर्धसंघी। और केसी वियर साहब ने ही भारतीय संविधान को एकात्मक संघवाद भी कहा है। एकात्मक संघवाद भी कहा है, यूनिटरी फेडरलिज्म। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान का अंग था ना उस समय, तो पाकिस्तान में उस समय संघीय व्यवस्था चलता, पर जो है संघीय व्यवस्था के साथ कुछ एकात्मक लक्षण है। जो सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, वहां पर है, कुछ अधिकार दिया गया, लेकिन भारत की तरह वहां अधिकार नहीं। इस समय एकात्मक व्यवस्था। अर्धसंघी, क्वाजी फेडरल, कभी कभी मिलाने को आता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कभी आए कि सौदेबाजी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, तो सौदेबाजी जो संघवाद है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तो सौदेबाजी संघवाद जो नाम दिया गया भारत के लिए, मोरिस जोन्स ने दिया। मोरिस जोन्स, यूपी वाला पूछता रहता है ना। जैसे मान लीजिए कहीं कहे कि भारत का जो संविधान है वो अत्यंत संघीय है, अत्यंत संघीय है, मतलब ज्यादा संघीय है। किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स लगाइएगा, आइवर जेनिंग्स। मान लीजिए कभी कहे कि एकीकरण की मजबूत प्रवृत्ति भारतीय संविधान में दिखाई देती है, लिख देता हूं, एकीकरण की मजबूत प्रवृत्ति, एकीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ, एकीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघीय व्यवस्था। किसने माना? तो एपेलवी ने, एपेलवी जो विचारक हैं। मान लीजिए कभी कहे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। प्रतियोगी सहकारी संघवाद किसने नाम दिया? तो मोदी जी ने। मान लीजिए कभी कहे कि मार्बल केक फेडरलिज्म किसने कहा है? कठोर नरम संघवाद, ये नाम किसने दिया है? तो कठोर नरम संघवाद जब पूछेगा तो लगाइएगा लिविंग स्टोन। यूपी बिहार में, राजस्थान में सब आता रहता है मिलाने को, ये भी रटना है। अभी बता रहे कि हल्का हल्का अभी तक क्वेश्चन पूछा है, ढंग का पूछ देगा गलत हो जाएगा, इसी में से 4 दे देगा मिलाने के लिए। अब बोलेगा कि कौन सा गलत है।